पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार जारी है और उसके लिए इस बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कोलकाता आए हुए हैं। प्रचार के साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं, पर सबसे पहला सवाल, बंगाल में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा और बीजेपी के कॉन्फिडेंस के पीछे कारण क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल का चुनाव अब ममता दीदी टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं है। अब बंगाल का चुनाव बंगाल के लोगों ने हाथ में लिया है और अब ममता दीदी टीएमसी वर्सेस पीपल ऑफ बंगाल, इस प्रकार का ये चुनाव हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब लोगों में जो कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूँ, लोग अब डर नहीं रहे, लोग एसर्ट करना चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। लोगों का जिस प्रकार से मोदी जी को बंगाल में एक जिस प्रकार का वेलकम मिल रहा है, लोगों में एक हुजूम दिख रहा है, वो मुझे बिल्कुल, मैंने कई राज्यों में ऐसा देखा है, जब ऐसी परिस्थिति होती है तो परिवर्तन होता ही है, वो होगा। मुख्यमंत्री जी, ये आरोप लग रहे हैं कि आप सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर नेताओं को, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए। देखिए, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बंगाल की सरकार जुडिशियल ऑफिसर्स को मारती है, उनको धमकाती है, उनमें दहशत तैयार करती है, सेंट्रल फोर्सेस पे दहशत तैयार करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे लोकतंत्र को बंगाल में जीवित रखना है तो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। कई कड़े फैसले उन्होंने लिए हैं और मुझे लगता है उसके कारण ये जो डर का माहौल दीदी पैदा करती थी, अब चूंकि वो माहौल दिखाई नहीं पड़ता तो ये बार बार बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस का। मुझे ये बताइए, इस देश के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री आपने देखा है जो सेंट्रल एजेंसीज के ऑफिस में घुसे, फाइलें छीने, मारपीट करे? आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठने का अधिकार है। देखिए, अगर ये कोई दूसरे पार्टी का या बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री ऐसा कर देना तो नेशनल नहीं, दुनिया उसके ऊपर कूद जाए इंटरनेशनली और कह दे कि भाई ये तो इन्होंने संवैधानिक पद का अपमान किया है, इनको तुरंत हटा दीजिए। लेकिन यहाँ तो दीदी का राज चलता है, जंगल राज चलता है, चल रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या अगर कहीं हो रही है तो बंगाल में हो रही है। तृणमूल कांग्रेस कहती है बीजेपी जीत नहीं पाएगी, इसलिए एसआईआर कर रही है और वोटरों को डरा रही है, धमका रही है, उनके नाम कट जाएंगे, इस डर से लोग परेशान है। यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय को इस पर बहुत ही कड़ा रुख अपनाना पड़ा है कई बार। देखिए, जो टीएमसी मॉडल था, घुसपैठियों को लाओ, डेमोग्राफी चेंज करो और चुनकर आओ, ये मॉडल कहीं ना कहीं बिखरता हुआ उनको नजर आ रहा है। अब उनको ये डर है कि जिस प्रकार से उन्होंने घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में लाया, अब वो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने जो डेमोग्राफिक चेंज किया है उसका उनको फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए वो डरे हुए हैं। अदरवाइज आप देखिए, इतनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से एसआईआर चल रहा है। 18 प्रकार के सर्टिफिकेट्स में से, 18 प्रकार के कागजों में से कोई भी एक कागज आपके पास है तो आपको वोटर माना जा रहा है। एक कागज, अगर किसी के पास 18 में से एक भी नहीं है तो इस देश का कैसे होगा? वो तो कहीं ना कहीं बाहर से आया हुआ है। दूसरा, इसमें इतने अलग अलग प्रकार से आपको ऑब्जेक्शन लेने के लिए, अपना नाम दोबारा दर्ज करने के लिए इतने फोरम एसआईआर में आपको उपलब्ध है, ट्राइब्यूनल तक सारी चीजें यहां पर है। वहां जाने की जगह आप बाहर इसलिए बोलते हो, आपको पता है वहां जाने के बाद अगर आपकी पोल खुल गई तो फिर आपको जवाब देते नहीं बनेगा। टीएमसी कहती है कि बीजेपी के पास विकास की बात करने के लिए तो है, लेकिन काम के नाम पर सिर्फ राम का नाम लेती है और हिंदू वोटरों के नाम पर या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण या हिंदू तुष्टीकरण, हिंदू मुस्लिम करके अपने वोट बढ़ाने की कोशिश करती है। नहीं, राम का नाम तो हम लेंगे ही ना, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी इस देश में राम राज्य की ही संकल्पना की थी। तो अगर गांधी जी का भी विरोध उनको होगा तो अलग बात है। इसलिए हम तो राम का नाम लेंगे, क्योंकि राम, प्रभु श्री राम, इनको केवल किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है। प्रभु श्री राम ये इस देश के ऐसे प्रतीक है जिन्होंने देश के अंदर मूल्य क्या हो, हमारे समाज के मूल्य क्या हो, उनको प्रस्थापित किया है। लेकिन यहाँ ऐसी सरकार बसती है जिनको राम जी का नाम लेने में तो शर्म आती है, लेकिन यहाँ कोई कह दे
कि हम बाबरी मस्जिद वापस बनाएंगे तो इनको बड़ी खुशी होती है। इस प्रकार की सरकार यहाँ है। हमारा किसी धर्म को विरोध नहीं है, इस मानसिकता को विरोध है कि आप रोज हिंदुओं को मारे, हिंदुओं के त्योहारों को आप बैन करें, हिंदुओं के त्योहारों पर आप हजारों प्रकार के सैंक्शंस लगाए और उसके बाद केवल तुष्टीकरण की नीति करें, तो हम सहन नहीं करेंगे। तृणमूल कांग्रेस कहती है कि बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी दोनों बीजेपी की बी टीम हैं। देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ सारी की सारी बी टीम ही है। ये सारे एक है, ये बिल्कुल अंदर से जुड़े हुए लोग हैं। ये टैंडम में काम करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके काम करते हैं, किसने क्या स्टेटमेंट देना ये तय करके काम करते हैं। और ये हमेशा इनकी टेक्निक रही है, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक को सब पता है। और देखिए, हमने तो इस चुनाव में केवल घुसपैठियों की बात कही। हमने बंगाल में बसने वाला भारतीय मुसलमान है उस पर कुछ कहा है? हमने तो घुसपैठियों की बात कही। तो इतना दर्द क्यों होता है? होने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि विकास के मुद्दे पर दीदी चुनाव नहीं लड़ सकती। दीदी को पता है, जब हम सवाल करते हैं कि 6,895 इंडस्ट्रीज बंगाल छोड़कर चली गई, सबसे ज़्यादा उसमें से महाराष्ट्र में आई है। जब हम सवाल करते हैं कि 125 लिस्टेड कंपनीज ने बंगाल को छोड़ दिया, जब हम सवाल करते हैं कि आज बंगाल की हालत ऐसी है कि ये दिवालियापन के कगार पर खड़ा है, यहाँ पर डेट जीडीपी का रेशियो जो 25% से ऊपर चला जाए तो बैंक, रिजर्व बैंक कहती है कि आप कंगाल हो गए, वो 39% पर चला गया है। तो ऐसी सारी परिस्थिति में, और देखिए आज भी यहाँ पर जो हमारे सरकारी कर्मी है 5वें और 6वें वेतन आयोग के लिए लड़ रहे हैं, जब देश 8वें वेतन आयोग पर चला गया है। तो ये सारी चीज़ों का जवाब, या फिर जो संदेश खाली में हुआ, जो मेडिकल कॉलेज में हुआ, इन सारी चीज़ों का जवाब नहीं देना है। इसलिए ये भटकाने वाली और बरगलाने वाली बातें दीदी के माध्यम से चल रही है। ये सवाल आपके राज्य से संबंधित है। नासिक में जो हुआ उसे कॉरपोरेट जिहाद के तौर पर देखा जा रहा है, और जिस तरह से एक धर्म के अनुयायियों को, यानी कि हिंदुओं को लेकर कॉरपोरेट दफ्तर की आड़ में उन्हें मुसलमान बनाने की तैयारी और टीसीएस के जैसे ब्रांड का उपयोग, क्या कार्रवाई कर रही है और सरकार इस बारे में कितना चिंतित है? देखिए, हम इसके बारे में बहुत चिंतित हैं, क्योंकि ये जिहाद जो है, ये अलग अलग चीज़ों में हमने देखा था। लव जिहाद देखा, लैंड जिहाद देखा, लेकिन कॉरपोरेट जिहाद, ये मैं ऐसा मानता हूँ अपने आप में बहुत गंभीर इस प्रकार की स्थिति है। और मुझे एक बात की खुशी है कि टीसीएस ने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया है, उनके प्रमुख ने भी इसकी निंदा की है, और उन्होंने पूरी खुली छूट हमारी पुलिस को दी है। हम इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे और वो उसमें पूरा हमको सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ये ढूंढना चाहते हैं, ये कॉरपोरेट जिहाद क्या केवल एक किसी कंपनी के किसी ऑफिस में घटी हुई घटना है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा डिज़ाइन है? क्या ये अलग अलग जगह भी चल रही है? इसको अब हम ढूंढना चाहते, क्योंकि इसमें कुछ एंगल्स हमारे सामने आ रहे हैं जो आज मैं नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन उन एंगल्स को लेकर बहुत गंभीरता से इसकी ओर देखा जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति आज हमको दिखाई पड़ती है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे पूरे देश में हमारा विपक्ष करता हो, उसी का परिणाम है कि अब ये जिहाद एक कॉरपोरेट जिहाद तक पहुंच गया है। क्या इसमें विदेश से भी तार जुड़े हैं, और क्या सरकार प्राइवेट कंपनीज के लिए भी कोई नई पॉलिसी लाएगी इस तरह की बातों को आगे रोकने के लिए? देखिए, पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज इसके तार कहाँ तक जुड़े हैं ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से इसकी जांच चल रही है, उस जांच के ऊपर कोई उसका परिणाम न हो, इसलिए अभी इन सब चीज़ों पर मैं नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि केवल कॉरपोरेट नहीं, तो अब हमको ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये सारा जिहाद चल रहा है, और उसके लिए हर क्षेत्र के लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। अभी अभी हमने जिस प्रकार से धर्मांतरण, गलत तरीके से जो धर्मांतरण होता है और जो लव जिहाद के तहत जो महिलाओं का शोषण होता है, उस पर महाराष्ट्र ने अभी अभी कानून तैयार किया है। हम लैंड जिहाद की ओर भी अभी ध्यान दे रहे हैं। अब ये नई चीज़ जो कॉरपोरेट जिहाद है, इस पर भी बहुत गंभीरता से हम विचार करेंगे।
बतौर मुख्यमंत्री, बतौर नेता, देवेंद्र फडणवीस का उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा जो इस चक्कर में पड़ जाते हैं कई बार? देखिए, एक बहुत ही सोची समझी डिज़ाइन के तहत हमारी जो मासूम बच्चियां हैं उनको बरगलाया जाता है और अलग अलग प्रकार के सपने दिखाए जाते हैं। कई बार आइडेंटिटी छुपाई जाती है, आइडेंटिटी थेफ्ट होती है, और एक बार उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है, एक बार उनको बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसी कई घटनाएं सामने आई है। इसलिए मुझे ये लगता है कि हमारी बच्चियां हैं, जो हमारा जो समाज है, उन सबको इसकी सुध लेनी चाहिए, इसके बारे में सजग होना चाहिए, और इस प्रकार से जो बेटियां प्रताड़ित होती है उसके पीछे समाज ने खड़ा होना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, बंगाल में जीत का कितना भरोसा, और आंकड़े या नंबर कुछ देना चाहेंगे? जीत का भरोसा 100% है। आंकड़े तो मैं कभी देता नहीं हूँ, पर यहाँ की जो नब्ज दिख रही है, यहाँ पर जो लोगों की मानसिकता दिख रही है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम लोग ये मानते हैं कि डर के आगे जीत होती है, तो वो डर समाप्त करके बंगाल इस बार परिवर्तन के लिए वोट देगा और बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी नहीं जीतेगी, बंगाल जीतेगा। चलिए, दिलचस्प होगा ये मुकाबला देखना, किसकी जीत होगी किसकी हार। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एनडीटीवी इंडिया के लिए।